1498 में पोर्तुगीज सबसे पहले यूरोपियन लोग थे जो इंडिया में आए। वास्को दा गामा के नेतृत्व में उन्होंने समुद्री मार्ग से भारत की खोज की, जो यूरोप और एशिया के बीच व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। मालाबार कोस्ट पे वो लोग आए थे। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और व्यापारिक संभावनाओं ने उन्हें आकर्षित किया। उनको मसालों का व्यापार करना था, इसलिए उन्होंने वेस्टर्न कोस्ट पे ट्रेडिंग पोस्ट्स बना ली। मसाले, विशेष रूप से काली मिर्च, यूरोप में बहुत मूल्यवान थे और इस व्यापार ने पोर्तुगीज को बहुत लाभ पहुंचाया। गोवा अपने अच्छी जगह और नेचुरल हार्बर की वजह से ईस्ट में पोर्तुगीज एम्पायर का सबसे कीमती जगह था। यहां से वे अपने व्यापार को और भी बढ़ा सकते थे। 1510 में पोर्तुगीज ने बीजापुर सल्तनत से गोवा छीन लिया। इस विजय ने उन्हें भारत में एक मजबूत आधार प्रदान किया। 1947 में ब्रिटिश ने इंडिया को आजादी दे दी थी और 1954 में फ्रेंच ने अपनी जगह इंडियन सरकार को दे दी थी, लेकिन पोर्तुगीज ने अपने उपनिवेशों को छोड़ने से इनकार कर दिया। लेकिन पोर्तुगीज गोवा, दमन और दीव नहीं छोड़ना चाहते थे। यहाँ के लोगों ने उनके खिलाफ संघर्ष जारी रखा। उनका कहना था कि ये जगहें पुर्तगाल का हिस्सा हैं और गोवा के लोग पोर्तुगीज राज में खुश हैं। लेकिन सच्चाई यह थी कि गोवा के लोग स्वतंत्रता चाहते थे और उन्होंने इसके लिए संघर्ष किया। गोवा के लोग लंबे समय से इस शासन के खिलाफ असंतोष महसूस कर रहे थे और यह असंतोष धीरे धीरे एक बड़े आंदोलन का रूप ले रहा था। इंडियन आजादी की लड़ाई से गोवा में देशभक्ति की भावना भी आचा रही थी और लोग पोर्तुगीज राज से आजादी चाहते थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ने गोवा के लोगों को प्रेरित किया और वे भी अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए तैयार हो गए। गोवा के लोग इंडियन आजादी की लड़ाई से प्रेरित होकर पोर्तुगीज राज के खिलाफ आवाज उठाने लगे। उन्होंने महसूस किया कि अगर भारत स्वतंत्र हो सकता है तो गोवा भी स्वतंत्र हो सकता है। शुरुआती विरोध अलग अलग तरह से हुआ, छिपे हुए आंदोलनों से लेकर खुले विरोध तक। कुछ लोग गुप्त रूप से मिलते थे और रणनीतियां बनाते थे, जबकि अन्य लोग सड़कों पर उतरकर खुलेआम विरोध करते थे। यह विरोध हर दिन और मजबूत होता जा रहा था। 1947 में इंडिया की आजादी के बाद ये आंदोलन और तेज हो गया। भारतीय स्वतंत्रता ने गोवा के लोगों को और भी प्रेरित किया और उन्होंने अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष को और तेज कर दिया। गोवा के लोग गोवा में और बाहर विरोध करने लगे, छिपे हुए लेख लिखने लगे और दुनिया से मदद मांगने लगे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की और अपनी स्थिति को दुनिया के सामने रखा। गोवा की आजादी की लड़ाई इंडिया की आजादी के बाद की कहानी का एक जरूरी हिस्सा बन गई और इसे देश के अलग अलग राजनीतिक और सामाजिक ग्रुप्स का समर्थन मिला। भारतीय नेताओं और संगठनों ने गोवा के स्वतंत्रता संग्राम का समर्थन किया और इसे एक राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। पोर्तुगीज ने इस बढ़ते विरोध को बहुत बुरी तरह से दबाया। उन्होंने अपनी सैन्य शक्ति का उपयोग किया और गोवा के लोगों को डराने की कोशिश की। उन्होंने आजादी के आंदोलन को कुचल दिया, लोगों को जेल में डाल दिया, अखबारों पर रोक लगा दी और राजनीतिक सभाओं पर रोक लगा दी। लेकिन गोवा के लोगों का हौसला नहीं टूटा और वे अपने संघर्ष को जारी रखे रहे। ऑपरेशन विजय, वो मिलिट्री कैंपेन जिसने गोवा को पुर्तगालियों से आजाद कराया, एक बहुत ही सोची समझी और बढ़िया तरीके से की गई ऑपरेशन थी। इसने इंडिया की स्ट्रेटेजिक पावर दिखाई। 1950 के आखिर में इंडियन गवर्नमेंट को समझ आ गया कि गोवा को छोड़ाने के लिए बातचीत से कुछ नहीं होगा। दुनिया भर का प्रेशर आचा रहा था और गोवा के लोग भी आजादी चाहते थे, इसलिए कोई और रास्ता निकालना जरूरी था। 1960 में ऑपरेशन विजय की प्लानिंग शुरू हो गई। डिफेंस मिनिस्टर वी.के. कृष्ण मेनन, आर्मी चीफ जनरल के.एस. थिमैया और दूसरे बड़े अफसरों ने मिलकर एक पूरी स्ट्रेटेजी बनाई। प्लान ये था कि कम से कम गोवा के लोगों को नुकसान पहुंचाते हुए पुर्तगालियों को जल्दी से हराया जाए। प्लान में इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों को एक साथ काम करना था। इंडियन नेवी का आईएनएस विक्रांत, एक एयरक्राफ्ट कैरियर, ने पुर्तगालियों के जहाजों को रोककर और उनके रास्ते बंद करके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। एयरफोर्स ने हवा से जासूसी की और जमीन पर लड़ रहे सिपाहियों को मदद दी। 18 दिसंबर 1961 को तीन तरफ से हमला करके ऑपरेशन शुरू हुआ। मेजर जनरल के.पी. कंडेत के अंडर में 17th इन्फेंट्री डिवीजन नॉर्थ से आगे बढ़ी 5th पैराशूट ब्रिगेड ने हवा से हमला किया और 63rd इन्फेंट्री ब्रिगेड ने साउथ से अटैक किया। पुर्तगाली फौज भले ही तैयार थी, लेकिन उनकी गिनती कम थी और इंडियन आर्मी ने उन्हें चकमा दे दिया। जोरदार लड़ाई के बाद इंडियन फौज ने डाबोलिम एयरपोर्ट और मोरमुगांव पोर्ट जैसे इंपॉर्टेंट जगहों पर कब्जा कर लिया। इंडियन आर्मी ने इतनी जल्दी और तेजी से काम किया कि पुर्तगालियों के पास सरेंडर करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। 19 दिसंबर 1961 को
पुर्तगाल के गवर्नर जनरल ने सरेंडर कर दिया और गोवा में 481 साल पुराना पुर्तगाली राज खत्म हो गया। ऑपरेशन विजय की कामयाबी ने इंडिया की मिलिट्री पावर और स्ट्रेटेजी की अक्ल दिखा दी। ऑपरेशन विजय के बाद गोवा इंडिया का हिस्सा बन गया। इंडियन गवर्नमेंट ने गोवा को फिर से बनाने के लिए काम शुरू किया, जैसे कि रोड, स्कूल, हॉस्पिटल वगैरह। इस ऑपरेशन से दुनिया को यह भी पता चला कि इंडिया अपनी जमीन की रक्षा करेगा और आजादी की लड़ाई में मदद करेगा। ऑपरेशन विजय इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो अच्छी प्लानिंग, मिलजुल कर काम करने और गोवा के लोगों की हिम्मत की कहानी है। ये हमें याद दिलाता है कि इंडिया हमेशा इंसाफ और आजादी के लिए लड़ेगा। जैसे जैसे गोवा में शांति और तरक्की आई, ऑपरेशन विजय की यादें ताजा रहीं और इस मिलिट्री कैंपेन की कहानी हमेशा याद रखी जाएगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, का ऑपरेशन विजय में एक अहम रोल था। भले ही उन्होंने 1950 में दुनिया को अलविदा कह दिया था, लेकिन उनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व ने गोवा की आजादी की नींव रखी। पटेल का मानना था कि भारत की अखंडता और संप्रभुता के लिए सभी क्षेत्रों का एकीकरण बेहद जरूरी है। यही सोच उन्होंने गोवा के लिए भी रखी थी। 1947 के बाद पटेल ने भारत के विभिन्न रियासतों को एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराने की दिशा में उनका दृष्टिकोण स्पष्ट था। उन्होंने कई बार पुर्तगाली सरकार से बातचीत की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उन्होंने सैन्य कार्रवाई का रास्ता सुझाया। पटेल की रणनीतिक सोच और दृढ़ निश्चय ने भारतीय सेना को एकजुट किया और ऑपरेशन विजय की नींव रखी। ऑपरेशन विजय की सफलता ने भारत की सैन्य शक्ति और रणनीति को दुनिया के सामने रखा। ये सरदार पटेल की दूरदर्शिता और नेतृत्व का ही परिणाम था कि भारत ने गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराया और अपनी संप्रभुता को मजबूत किया।